BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा पाठ है वह है लेसन नंबर 19 लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, और जिसका हम भाग दूसरा आज देखेंगे। प्रकरण 19वां तारों की जीवन यात्रा भाग दूसरा। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, हमने अपने पहले भाग में कुछ चर्चा की थी तारों की जीवन यात्रा से संबंधित पाठ पर। तो हमने क्या जाना अब तक? तो हमने जाना गैलेक्सी क्या है, किस तरह से निहारिकाएं द्वारा तारे बनते हैं, फिर तारों के मुख्य प्रकार कौन से हैं, और तारों के गुणधर्म हमने सूर्य के गुणधर्म से उसे जाना और पृथ्वी से उसके आकार प्रकार की तुलना भी की। आज हमारी जो चर्चा होगी वह होगी तारों की निर्मिति, जिसको हमने थोड़ा देखा भी था, फिर तारों की स्थिरता, और उसके बाद तारों की उत्क्रांति यानी तारों में जो परिवर्तन होगा, और आखिर वो उसकी अंतिम अवस्था क्या होगी, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। तो हमने तारों की निर्मिति के बारे में चर्चा की थी, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और तारों का निर्माण कैसे हुआ था? तो तारों का निर्माण विशाल अंतर तार की बादलों के कारण हुआ, जिनमें धूल और हाइड्रोजन गैस भरे हुए थे। उनके गैसों में, धूल के कणों में आकर्षण बल के कारण वे धीरे धीरे समूहों में एक दूसरे के करीब आते गए। और फिर उनसे तारों की निर्मिति हुई, और इस तरह एक के बाद एक अंतरतार की बादलों से निहारिकाओं में तारों का निर्माण होता चला गया। तो तारों की निर्मिति इस तरह से हुई। तो विशाल अंतरतार की बादलों से ही तारों की निर्मिति हुई, या यूं कहें कि गैलेक्सी निहारिकाओं की निर्मिति इन्हीं बादलों से हुई है। तो एक अंतरतार की बादल से कई गैलेक्सी निहारिकाएं बनी, और उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई के बारे में हमने चर्चा की अपने पहले भाग में। तो बादलों का आकार लगभग 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। कितना विशाल है!
ये बादल इकट्ठा होते गए, घनत्व बढ़ता गया, ऊष्मा की निर्मित हुई और स्वयं प्रकाशित होने लगे और फिर ये बन गए तारे। जैसे कि बताया था हमने, सूर्य में हाइड्रोजन गैस है 76% लगभग, तो वही ईंधन का काम करता है। अब हम देखेंगे आखिर तारे स्थिर कैसे रहते हैं, इतना विशाल होने के बाद भी इतने अरब साल से वो कैसे टिके हुए हैं। तो जैसा कि जानते हैं बच्चों हमने कि सभी तारे गैस के कणों से बने हैं। ये गैस के कण गुरुत्वीय बल के कारण एक दूसरे से खिंचे हुए, जुड़े हुए, एक दूसरे की ओर आकर्षित रहते हैं। लेकिन ऊष्मा के कारण, ऊर्जा के कारण, घनत्व के कारण इनमें बहुत तीव्र दाब निर्मित होता है, गैसों का दाब, और वह गुरुत्व बल के विपरीत बाहर की ओर निकलने का, ढकेलने का प्रयास करता है और अंदर ही अंदर गैसों का आकुंचन और प्रसरण होता रहता है। तो गुरुत्वीय बल कणों को केंद्र की ओर खींचता है, जबकि कणों का दाब उसे बाहर की ओर फैलाने का प्रयत्न करता है। तो दोनों ओर से, यानी बाहर से गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की ओर खींचता है, अंदर से दाब जो है वह बाहर की ओर ढकेलता है और गैसों का आकुंचन, प्रसरण होता रहता है। अब आप सोचिए बच्चों कि अगर दाब कम हो गया तो क्या होगा? दाब कम हो गया तो प्रसरण नहीं होगा, सारे के सारे कण केंद्र की ओर खींचे चले जाएंगे और तारों का आकार घटता जाएगा। और इसके विपरीत अगर गुरुत्वाकर्षण दाब बढ़ गया, बहुत अधिक हो गया गुरुत्वाकर्षण की तुलना में, तो वो तारा का विस्फोट हो जाएगा और वह उसका आकार विशाल होकर वह फैल जाएगा ब्रह्मांड में। तो दोनों का बैलेंस रहेगा, संतुलन रहेगा, तभी तारे स्थिर रह सकती हैं। और हम जान रहे हैं कि इतने अरबों सालों से बैलेंस बना हुआ है। जैसे ही दबाव कम हुआ, दाब कम हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह सिकुड़ जाएगा। तो अधिक गुरुत्वीय बल के कारण तारा आकुंचित होकर बिंदु रूप बन जाएगा और विशाल से एक छोटा रूप बन जाएगा, लेकिन घनत्व बढ़ जाएगा। अब हम चलते हैं इसी गुणधर्म को लेकर तारों की उत्क्रांति देखते हैं। गुणधर्म मतलब कि तारे किस तरह से उनका अंत हो सकता है, वो सिकुड़ के छोटा हो सकता है। तो उससे जानने के लिए हम 3 प्रकार के अंत को जानेंगे। तारों की उत्क्रांति, इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तो तारों की उत्क्रांति का मतलब है समय के साथ तारों के गुणधर्म में परिवर्तन होकर उसके भिन्न भिन्न अवस्था में रूपांतर होने की क्रिया। यानी पहले वह एक छोटा तारा, छोटा आकार का सूर्य सदृश, फिर राक्षसी तारा, फिर महाराक्षसी तारा, उसके बाद अनियमित आकार, फिर धीरे धीरे उनका अंत। यह परिवर्तन जो है उसे हम उत्क्रांति कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 4.5 अरब साल से तो सूर्य में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, मतलब वो स्थिर है। इसका मतलब उत्क्रांति बहुत धीमी गति से होती है और तारों से निश्चित है कि ऊर्जा तो लगातार निकल ही रहे हैं। तो इसके कारण, ऊर्जा निकलने के कारण उनके ऊर्जा में कमी तो आ ही रही है धीरे धीरे। तो 4.5 अरब वर्ष से तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब जो क्रांति है बहुत धीमी गति से होती है और ऊर्जा लगातार घटती जाती है। निश्चित है कि ये जो ऊर्जा है ईंधन के कारण, ईंधन के जलने के कारण होता है और इसमें ईंधन कभी न कभी कम हो जाएगा। ईंधन जैसे ही कम होगा तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम हो गया तो दाब कम हो जाएगा
और दाब कम हो गया तो गुरुत्वीय बल से संतुलन बिगड़ जाएगा, गुरुत्वीय बल अधिक लगने लगेगा, जिसके कारण तारा क्या हो जाएगा, आकुंचित होगा। हमने देखा वो सिकुड़ जाएगा और फिर वो सिकुड़ कर उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस खत्म होने के कगार पर फिर क्या होगा, उसका जो हीलियम है जो उसमें विलीनीकरण होगा और फिर से एक नई ऊर्जा बन जाएगी और ऊर्जा निर्मित चालू हो जाती है और वहीं जाकर तारा स्थिर हो जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया अरबों सालों की है, इतना आसान से यह होने वाला नहीं है। ऊर्जा की निर्मित पुनः होती है, लेकिन सिकुड़कर आकार में परिवर्तन होने के बाद। तो छोटे बड़े आकार के जो तारे हैं उनके ईंधन अगर अधिक है तो तापमान बढ़ता रहेगा, तापमान बढ़ता रहेगा तो ऊर्जा बढ़ता रहेगा, ऊर्जा बढ़ जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा और दाब अगर बढ़ गया तो विस्फोट हो सकता है तारों में। तारों में विस्फोट होने पर फिर वह उसकी उत्क्रांति तो निश्चित है, यानी अधिक ईंधन से भी उत्क्रांति हो जाएगी। ईंधन कम हो गया, ईंधन अगर कम हो गया तो तापमान घट जाएगा, तापमान घट जाएगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी तो दाब कम हो जाएगा और दाब कम होने पर गुरुत्वीय बल अधिक हो जाएगा, गुरुत्वीय बल अधिक होते ही उसका संकुचन हो जाएगा और फिर आखिर में उसका अंत उत्क्रांति हो जाएगा, एक छोटे आकार में वह परिवर्तित हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में यह होने की संभावना है, इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जिस तारे का द्रव्यमान वजन जितना ज़्यादा होगा उसमें उतने ही अधिक ईंधन का उपयोग होगा, निश्चित है, और उसकी उत्क्रांति उतनी ही तेजी से होगी क्योंकि ऊष्मा अधिक होगी, दाब जल्दी बढ़ेगा तो उत्क्रांति भी बहुत जल्दी होगी। तो बड़े वजन, ज़्यादा वजन वाला तारा जल्दी उत्क्रांति में आएगा, उसका अंत जल्दी होगा। अंतिम स्थिति, अंत मतलब अंतिम स्थिति आकार में वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो द्रव्यमान अधिक होगा तो उत्क्रांति तीव्र गति से होगी। तो द्रव्यमान का संबंध, उत्क्रांति का संबंध द्रव्यमान से तो है ही। तो द्रव्यमान का संबंध उत्क्रांति से है। तो ये उत्क्रांति, तारों की उत्क्रांति को 3 तरह से माना गया है उनके द्रव्यमान आकार के हिसाब से। पहला है सूर्य के द्रव्यमान से छोटे यानी 8 गुना कम तारों की उत्क्रांति। और अंतिम अवस्था क्या होगी, जो तारे सूर्य से 8 गुना कम है द्रव्यमान, उनकी अलग स्थिति होगी, अंतिम अवस्था। फिर जो तारे सूर्य से 8 से 25 गुना अधिक है जिनका द्रव्यमान, उनकी उत्क्रांति और उनकी अंतिम अवस्था पहले वाले से अलग होगी। और तीसरा है जो इनसे अधिक यानी 25 गुना से भी बड़े द्रव्यमान वाले तारे हैं, उनकी उत्क्रांति और उनकी अंतिम अवस्था इन दोनों से भिन्न होगी। आखिर में वो कैसे बनेंगे ये तारे जो अभी एक जैसे चमक रहे हैं, अंत में क्या होगा उनका? सबसे पहले जानेंगे 8 गुना कम जो है द्रव्यमान वाले तारों की उत्क्रांति यानी अंतिम अवस्था क्या होगी। तो इन तारों की उत्क्रांति के समय क्या होगा, तो इनका आकार जो है वो बढ़ेगा, 100 से 200 गुना बढ़ जाएगा। सूर्य भी उन्हीं में शामिल है और वह बन जाएगा सूर्य सदृश से लाल राक्षसी प्रकार का बन जाएगा। और जब ये लाल राक्षसी बन जाएगा तब क्या होगा, बाहरी आवरण जो है वो दूर फेंक दिया जाएगा, दबाव अधिक होगा और वह बाहरी आवरण टूट के बिखर जाएगा, दूर फेंक दिया जाएगा। अंदर जो बच गया उनमें आकुंचन होगा क्योंकि
दबाव टूट गया, कमज़ोर पड़ गया, तो गुरुत्वाकर्षण बल तेज़ी से उसे आकुंचित करेगा, आकार छोटा होता जाएगा और जो तारा पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है वह पृथ्वी के आकार का बन जाएगा, छोटा बन जाएगा और इसका रंग सफ़ेद दिखाई देने लगेगा। इसलिए इसे हम कहेंगे श्वेत बटु। तो ये उत्क्रांति की अंतिम अवस्था श्वेत बटु के रूप में होगी। किन तारों की? उन तारों की जिनका द्रव्यमान सूर्य से 8 गुना कम है या सूर्य के बराबर है, उनकी अंतिम अवस्था है श्वेत बटु तारा। छोटा सा सफेद रंग का तारा, बटु मतलब छोटा, श्वेत मतलब सफेद। दूसरा है जो तारा सूर्य से 8 से 25 गुना बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो क्या होगा? तो ये भी धीरे धीरे इनका दबाव बढ़ेगा, प्रसरण होगा और ये 1000 गुना तक बढ़ जाएंगे और ये लाल राक्षसी तारे से बन जाएंगे महाराक्षसी तारे। पहले वे लाल राक्षसी तारे, उसके बाद वे महाराक्षसी तारे बन जाएंगे। काफ़ी विशाल हो जाएगा, दबाव बढ़ेगा पहले की तरह ही और महाविस्फोट होगा, बहुत तेज विस्फोट होगा, इतना तेज कि वह दिन में भी चमकदार दिखाई देंगे। पृथ्वी से दिखने में वह सूर्य के सामने भी वो दिखाई देंगे, इतना तेज होगी। और फिर जो भाग बचा हुआ है, अब ये चमक इतना तेज है कि वह दिन में भी दिखाई देंगे और बीच का जो भाग है, बचा हुआ भाग, वह धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल उस पर हावी होने लगेगा, संकुचन आकुंचन बढ़ेगा और वह इतना तेज आकुंचन होगा कि वह आकार को 10 किलोमीटर जितना छोटा कर देगा और इनमें इनके कणों में केवल न्यूट्रॉन ही न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो न्यूट्रॉन से बना हुआ यह तारा रह जाएगा, इतना छोटा, इसलिए इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। तो इतना विशाल तारा उत्क्रांति के बाद अंतिम अवस्था हो जाएगी छोटा सा न्यूट्रॉन तारा। कौन से तारों का? जिनका द्रव्यमान 8 से 25 गुना ज़्यादा है सूर्य की तुलना में। पहला था श्वेत बटु तारा, जो छोटे थे, सूर्य से थोड़े बड़े जो तारे हैं 8 से 25 गुना, वो न्यूट्रॉन तारे में उनकी अंतिम अवस्था होगी। तीसरा है जो सूर्य से 25 गुना से भी ज़्यादा यानी बहुत विशाल है, उनकी अंतिम अवस्था भी सेम पहले जैसे ही होगी। पहले वो लाल राक्षसी तारों के बाद महाराक्षसी तारे बन जाएंगे और उनका बहुत ज़बरदस्त विस्फोट होगा, क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो विस्फोट भी बहुत तेज होगा और उनमें जब महाविस्फोट होगा तो वे फैल जाएंगे और तारों का दाब तुरंत कमज़ोर हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से तेज हो जाएगा और बहुत जल्दी ही वह उनमें आकुंचन होने लगेगा। इतना तेज आकुंचन होगा, गुरुत्वाकर्षण बल इतना तेज होगा कि वो आस पास के जितने भी स्रोत हैं, पिंड हैं, बादल हैं, तारे हैं, वो सबको अपने में समेटने लगेगा, सबको अपनी ओर ही खींचने लगेगा और सबको केवल खींचता ही जाएगा, रोशनी को वो बाहर निकलने ही नहीं देगा। घन तो इतना तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हावी होने लगेगा कि किसी को भी वह अंदर से बाहर निकलने ही नहीं देगा। आसपास के तारों को आकर्षित कर लेगा, ऊर्जा भी बाहर नहीं निकल पाएगी, रोशनी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसका मतलब अंदर ही अंदर वह घूमता रह जाएगा, केवल काला छेद जैसा दिखेगा, जिसे कृष्ण विवर कहा जाता है। तो बहुत विशाल, सूर्य से 25 गुना यानी जितना बड़ा तारा, उसकी स्थिति कृष्ण विवर के रूप में हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार की उत्क्रांति हमने देखी।
3 प्रकार की अंतिम अवस्था, उनके आकार के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से। तो द्रव्यमान 8 गुना कम या सूर्य के बराबर हो तो उसकी अंतिम अवस्था क्या होगी? 25 गुना कम है, 25 गुना ज़्यादा है, 8 गुना से 25 गुना, तब उनकी अंतिम अवस्था क्या होगी? और 25 गुना से भी ज़्यादा है तो उनकी अंतिम अवस्था क्या होगी? पहले अवस्था में वह श्वेत बटु में बन जाएगा, सफ़ेद रंग का छोटा सा आकार, पृथ्वी के आकार जैसा हो जाएगा। दूसरे में वह न्यूट्रॉन तारा होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, केवल न्यूट्रॉन ही बच जाएगा उसमें, तो वह न्यूट्रॉन तारा होगा। और तीसरी अवस्था में वह चमक ही खो देगा, वह कृष्ण विवर बन जाएगा, काले रंग का, तीव्र घनत्व वाला, तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल वाला तारे के रूप में यह स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा तारों की अंतिम अवस्था सूर्य के सापेक्ष द्रव्यमान के हिसाब से। चलिए चलते हैं बच्चों, इन्हीं मुद्दों पर आधारित कुछ स्वाध्याय है, उन्हें हम देखेंगे। खोजोगे तो पाओगे मतलब हुआ, हमने जो लेसन देखा उनको ध्यान से सुनेंगे और उनमें से खोजेंगे, पाठ्य पुस्तक में खोजेंगे तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर पाएंगे। शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। और हमारे निहारिका का नाम याद कीजिए, आकाशगंगा, और उसका दूसरा नाम मंदाकिनी है। बहुत अच्छा। प्रचंड दूरी नापने के लिए किसकी? किलोमीटर नहीं, प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश किरण कितनी दूर जाएगी उतनी दूरी, तो प्रकाश वर्ष जो है वो प्रचंड दूरी नापने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला है ई, प्रकाश का वेग कितना है? तो हमने देखा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ई, हमारे आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं? तो लगभग 10 की घात 11 तारे हैं। यह अंदाजा है हमारे आकाशगंगा में इतने तारे हैं। सूर्य की अंतिम अवस्था क्या होगी? तो सूर्य पहले प्रकार की उत्क्रांति में शामिल होगा और यह बन जाएगा सफ़ेद रंग का श्वेत बटु तारा। उसकी यही अंतिम अवस्था होगी। कई अरबों साल बाद की बात है, अभी तुरंत नहीं होने वाला। अगला है तारों का जन्म कहाँ हुआ, किसके कारण हुआ? तो बादलों से हुआ। कौन से प्रकार के बादल से? आंतर तारकीय बादलों से तारों का जन्म हुआ। और आकाशगंगा हमारी कौन से प्रकार की गैलेक्सी निहारिका है? तो यह चक्राकार निहारिका है। खोजोगे तो पाओगे। आगे देखेंगे, खोजोगे तो पाओगे में अगला है तारा, यह गैसों का गोला है। किस प्रकार के गैसों का गोला है? तपे हुए गैसों का गोला है। ओ, तारों का द्रव्यमान किसके सापेक्ष नापते हैं? पृथ्वी के नहीं, सूर्य के। सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के द्रव्यमान के सापेक्ष नापते हैं, एम सन। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने के लिए 8 मिनट लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश को 1 सेकंड लगता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य में कितनी दूरी का अंतर है। अगला है अंक, तारे का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसकी उत्क्रांति उतनी जल्दी तेज गति से होगी। आखिरी है तारों के जीवन काल में कितने प्रकार के ईंधन का उपयोग होगा? तो जितना वजनदार द्रव्यमान भारी तारा होगा उतना ज़्यादा ईंधन होगा। तो किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा बच्चों। अगला स्वाध्याय है, कौन सच बोल रहा है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सच है। पहला है
प्रकाश वर्ष या इकाई समय नापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। सही है ये? अभी तो देखा हमने, नहीं, ये तो झूठ है। तारों की अंतिम अवस्था उसके मूल द्रव्यमान पर निर्भर होती है। क्या ये सही है या गलत? तारों का गुरुत्वीय बल उसके इलेक्ट्रॉनों के दाब से संतुलित होने पर तारा न्यूट्रॉन तारा बनता है, इलेक्ट्रॉनों के दाब से नहीं। कृष्ण विवर से केवल प्रकाश ही बाहर निकलता है। देखते जाइए और सोचिए क्या उत्तर होगा। सूर्य के उत्क्रांति के दौरान सूर्य महाराक्षसी अवस्था में से जाएगा और सूर्य की अंतिम अवस्था श्वेत बटु होगी। पहला, प्रकाश वर्ष या इकाई किसके मापन के लिए है? समझ गए आप? दूरी मापने के लिए है। इसका मतलब यह कथन झूठ है। आ, तारों की अंतिम अवस्था द्रव्यमान पर निर्भर है। बिल्कुल सच बात है। ई, तारों का गुरुत्वीय बल उसके इलेक्ट्रॉनों के दाब से नहीं, न्यूट्रॉन तारा बनता है न्यूट्रॉनों के दाब से। ये कथन तो झूठ हुआ। अगला है कृष्ण विवर यानी काला जो छेद से कुछ भी बाहर नहीं निकलता, प्रकाश तो निकलता ही नहीं है। इसका मतलब ये कथन झूठ है। और सूर्य के उत्क्रांति के दौरान तो सूर्य क्या बनेगा? पहले लाल राक्षसी तारा ही बनेगा। तो यह झूठ है, ये महाराक्षसी तारा नहीं बनेगा। और वो है सूर्य की अंतिम अवस्था श्वेत बटु होगी। यह बिल्कुल सही है। वह न्यूट्रॉन तारा भी नहीं बनेगा, श्वेत तारा भी नहीं बनेगा, काला विवर, कृष्ण विवर नहीं बनेगा, जबकि श्वेत बटु बन जाएगा। ये कथन सच है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।